नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे उस खास समस्या के लिए जो आज की लाइफ स्टाइल में लगातार बढ़ती जा रही है। ये कह सकते हैं कि आज की इस लाइफ स्टाइल या भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बच्चे की चाहत से परेशान हैं। शादी के लंबे समय बाद भी जिन लोगों को संतान नहीं मिल रही या संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, उनके लिए आज का हमारा ये खास प्रोग्राम है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ दो फर्टिलिटी डॉक्टर एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले सीनियर डॉक्टर नामिता कोटिया, कंसल्टेंट फर्टिलिटी आस्था फर्टिलिटी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ आज हैं डॉक्टर सपना बसंदानी, जो कि अनमोल फर्टिलिटी सेंटर से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी की, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में या जो लाइफ स्टाइल वर्तमान दौर में हम जी रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि संतान को लेकर, संतान उत्पत्ति को लेकर शादी के लंबे समय बाद भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। सीधी बात की जाए तो क्या समाधान या क्या सुझाव आप लोगों के लिए देंगे? देखिए, आईवीएफ जो पद्धति है ये टेस्ट ट्यूब बेबी या परकनली शिशु के नाम से भी आम जनता में जानी जाती है। तो इसके द्वारा प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है, और जो दंपति पहले कई इलाज ले चुके हैं, दवाइयों के ले चुके हैं, कोई छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जैसे आईयूआई है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जिसे कहते हैं, ये सब प्रोसीजर्स जब फेल हो जाते हैं तब आईवीएफ की तरफ जाते हैं। और दूसरा जो स्ट्रेट कारण होते हैं, सीधे कारण होते हैं कि हाँ इसमें आईवीएफ करना ही है, इसमें यदि पति के शुक्राणु बहुत कम हैं या नील हैं, पत्नी की यदि ट्यूब्स बंद हैं, एंडोमेट्रियोसिस एक तरह की सिस्टिक बीमारी होती है ओवरीज की, वो हो, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जिसमें कि वो हर तरह का इलाज ले चुके हैं मगर तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर अंडे बनने की क्षमता कम है। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे कि आईवीएफ से इसका निदान हो सकता है। मैं आऊँगा मैम आपके पास, सीधा आपसे बात करूँगा। मैडम, आईवीएफ के बारे में बता रहे मैम, क्या है आईवीएफ, किस तरह इसका यूज होता है? अगर आईवीएफ की प्रक्रिया समझे हम आम भाषा में, तो इसमें हम फीमेल्स को इंजेक्शन लगाते हैं और सरप्लस एग्स तैयार करते हैं। फिर हम उसी दिन, जिस दिन हम एग पिकअप करते हैं, रिट्रीव करते हैं, उस दिन हम हस्बैंड से सीमेन लेते हैं और उस सीमेन में से स्पर्म्स को छांटकर इक्सी कर दिया जाता है या आईवीएफ का प्रोसीजर किया जाता है। इसमें लैब में भ्रूण तैयार होता है। फिर तीसरे या पाँचवें दिन वो एम्ब्रियो हम पेशेंट के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आईवीएफ साइकिल या आईवीएफ चक्र अनसक्सेस होता है, उस स्थिति में क्या ऑप्शन है? देखिए, अगर आईवीएफ साइकिल फेल हो गया है तो सबसे पहले पेशेंट को ये समझना चाहिए कि ये अंत नहीं है। अभी तो आपने पहली बार एक आईवीएफ साइकिल लिया है, इसमें आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे समझिए कि कारण क्या है, आईवीएफ क्यों फेल हुआ, उन चीज़ों को समझिए। कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको इन्वेस्टिगेशंस होनी है तो वो हो जाएंगी आपको। दूसरा, इसमें एक इमोशनल बड़ा ट्रॉमा होता है, तो कई बार पेशेंट फेल होने के बाद यूँ सोचता है कि ये उसका फेलियर है, जबकि ये उसका फेलियर नहीं है, एक मेडिकल प्रोसीजर है जो फेल हो गया है, तो उसको भी वो ध्यान में रखें। तीसरा, वो उस चीज़ को समझें। अपनी लाइफस्टाइल अगर उनकी सही नहीं है तो लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर उनके कोई बीमारियां हैं, मान लो उनको पीसीओएस है या उनको एंडोमेट्रियोसिस है या थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, अगर उनके कोई एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं तो उनका ट्रीटमेंट तरीके से लें। आजकल अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सब का बड़ा यूज़ हो रहा है, तो उसको भी वो ध्यान में रखते हुए कि इन चीज़ों का उपयोग कम से कम करें, एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें। तो फेलियर के कई कारण हैं अपने पास। मैडम, जब डॉक्टर के पास कोई दंपति पहुंचती है, उससे पहले वो अपने स्तर पे बहुत सारे ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं और वो तब आईवीएफ चक्र लेते हैं, आईवीएफ साइकिलिंग की ओर वो जाते हैं, और वो भी जब उनका नाकाम या अनसक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं जो दंपति वो डिप्रेशन की ओर जाती है। कैसे मैनेज करते हैं आप, कैसे मोटिवेट करते हैं ऐसे मरीज को? देखिए, सबसे पहले तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आपको पॉजिटिव रहना है, मेंटल स्टेट जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसके लिए इनको अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल डेफिनेटली बदलना चाहिए, जिसमें इनका खान पान है, स्क्रीन टाइम है, एक्सरसाइज है, एक थोड़ा बहुत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहना भी सही नहीं है, और प्लस जो आजकल फास्ट फूड रहता है वो अवॉइड करना चाहिए। इसमें अपने को क्या है कि अंडों की क्वालिटी और स्पर्म की प्रोटीन से इंक्रीज होती है, तो प्रोटीन डाइट में होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट को मिनिमाइज करना चाहिए, फाइबर और प्रोटीन को इम्प्रूव करना चाहिए डाइट में।
और प्लस इसके अंदर हम लोग जो है इनको दोबारा से रीइवैल्यूएट करते हैं कि भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उसमें कई टेस्ट भी हैं, जैसे कि हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ती है कई पेशेंट्स में जिनकी लाइनिंग नहीं बन रही होती है, या फिर उनका मैंने पहले भी मेंशन किया था प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ता है। फिर हमारे जो IVF लैब है उसमें भी कई एड ऑन्स होते हैं कि भाई मान लो आपके 8 अंडे निकले हैं और आपकी पिछली साइकिल में भ्रूण 2 ही बने, तो ये चीज़ हमको नेक्स्ट साइकिल के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। अगर वो IVF लेते भी है तो आज भी लोगों की मेंटेलिटी IVF को लेके पॉजिटिव नहीं है। यही एक कारण है कि वो इस प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं करते। क्या मैसेज, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे आप? एक्चुअली लोग ये समझते हैं IVF जो है, पहला तो ये उनको क्लियर होना चाहिए, जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो फेथ होना चाहिए कि वो आप ही के अंडे और आप ही के शुक्राणु यूज़ करेंगे। कई बार ये माना जाता है कि IVF में इंजेक्शन से बच्चे होते हैं, किसी के भी अंडे और किसी के भी शुक्राणु, ऐसा नहीं होता। आपको ये फेथ डॉक्टर पे रखना ही पड़ेगा कि आपके ही अंडे यूज़ किए जाते हैं। दूसरा IVF का ये है, एक तो बर्डन भी है फाइनेंशियल, तो कई बार पेशेंट के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता तो भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तीसरा, IVF आज भी टैबू है, पेशेंट्स किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते कि IVF ट्रीटमेंट के थ्रू ही उनकी औलाद हुई है ना। दूसरा, जिनका IVF से बच्चे हुए हैं वो बताते ही नहीं है कि IVF के ट्रीटमेंट से हुआ है। तो IVF को लेके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं पेशेंट्स के माइंड में। मेरा सवाल वही था कि कैसे उसको दूर किया जाए। जो आज भी पेशेंट के माइंड में ये कॉम्प्लिकेशन है, वो उसको या तो इलाज लेंगे तो वो कहीं शो नहीं करेंगे, या इलाज सक्सेस होता है तो भी शो नहीं करेंगे। क्यों छुपाना चाहते हैं, क्यों इसको बताने से हिचकिचाते हैं आज भी पेशेंट? क्योंकि वो एक सोशल टैबू है। लोगों के दिमाग में ये दवाइयों से बच्चे हुए हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि आपके ही अंडे और आपके ही शुक्राणुओं से और आपके ही यूट्रस में एम्ब्रियो डाला गया और उसी से आपने ही संतान पैदा की है। उनके दिमाग में अभी भी ये है कि इंजेक्शन के थ्रू बच्चे पैदा होते हैं। तो इसलिए जो ये मेंटल वो है पेशेंट का ब्लॉक है कि इंजेक्शन, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा, आज आप डिस्कस करिए डॉक्टर के पास जाके, चीज़ों को समझिए। सारा चीज़ अवेलेबल है, आप गूगल में देखेंगे आपको प्रोसीजर बताया जाता है, गूगल से आप सारी नॉलेज ले सकते हैं। आप उसको पहले चीज़ों को क्लियर समझिए कि IVF प्रोसीजर क्या है, उसके बाद आप फॉलो कर सकते हैं उसको। जी डॉक्टर नामिता, आप एक्चुअली पेशेंट्स ये सोचते हैं कि ये आर्टिफिशियल है। IVF का जो कैटेगरी है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। तो हम लोग बेसिकली रिप्रोडक्शन को असिस्ट कर रहे हैं। जो चीज़ बॉडी में नहीं हो पा रही वो हम लैब में करके भ्रूण, जैसे कि डॉक्टर सपना ने बताया था, या जिसे लोग बेबी बोलते हैं, वो बना के हम लोग यूट्रस में करते हैं। तो हम कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिप्रोडक्शन को असिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कहीं भी कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। मैं सीधा अगर आमजन की भावनाओं के अनुसार बात करूं या उनके माइंड की अगर बात की जाए, तो जैसे डॉक्टर सपना ने कहा अभी कि लोगों की मेंटेलिटी ये बनी हुई है कि उनके माइंड में ऐसी बातें आती है कि बच्चे इंजेक्शन से पैदा होते हैं या फिर किसी और के अंडे और के शुक्राणु यूज लिए जाते हैं। ये एक बड़ा नेगेटिविटी आमजन के माइंड में, कैसे इसको दूर किया जाए? ये तो देखिए, इनको फेथ ही रखना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको फेथ है, देखिए पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप यही है, एक विश्वास का है, और कोई भी डॉक्टर ऐसा काम नहीं करेगा। इसलिए फेथ सबसे इम्पोर्टेंट है। सकते हैं अगर आपको फिर भी है तो आजकल DNA टेस्ट हो जाता है, आप अपने बच्चे का DNA टेस्ट करवा लीजिए, DNA टेस्ट से सब कुछ सामने आ जाएगा। डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक और बड़ा सवाल जो व्यक्ति के जहन में खड़ा होता है कि अगर हमारे ही अंडे, हमारे ही शुक्राणु काम में लिए जा रहे हैं तो फिर वो यहाँ क्यों अनसक्सेस है? इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाए? मतलब IVF क्यों फेल हो गया? IVF क्यों फेल हो रहा है? देखिए, इसका सीधी सी बात है, यदि पति पत्नी दोनों नॉर्मल हैं और स्वाभाविक रूप से आपस में संबंध रख रहे हैं, जरूरी नहीं है पहले संबंध में ही बच्चा लग जाए। सेम थिंग अप्लाइज इन IVF ऑल्सो। एंड सेकेंडली, IVF का ट्रीटमेंट आदमी कब स्टार्ट करता है? जब वो सारी ट्रीटमेंट विफल हो जाती हैं, सब कुछ ले चुका होता है। इसके साथ साथ उनकी एज भी तो बढ़ जाती है, और एक एज के बाद सक्सेस रेट ज़रूर कम होती है। अगर आप 30 से पहले लेते हैं IVF तो ऑब्वियसली सक्सेस रेट थोड़ी बेटर है। 35-40 की एज में लेंगे तो सक्सेस रेट कम ही आएगा। बेस्ट ऑफ द लैब्स और बेस्ट ऑफ द हैंड्स में भी सक्सेस रेट 35 to 40% है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बार में IVF हिट कर जाए।
आप सेकेंड टाइम ट्रायल लीजिए, आपके दूसरे तरीके से काम किया जाएगा। इंजेक्शंस कई बार दूसरी यूज़ की जाती हैं, प्रोटोकॉल्स चेंज किए जाते हैं। एग्स का जो ट्रांसफ़र का डे है, मान लो अपन ने डे 3 ट्रांसफ़र किया तो डे 5 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे सक्सेस रेट थोड़ी बढ़ जाती है। आईवीएफ की बात कर रहे थे डॉक्टर नामिता, सीधा आपसे बात करूंगा कि आईवीएफ रिसाइकिल अगर अनसक्सेस होता है तो फिर नेक्स्ट क्या स्टेप है, नेक्स्ट क्या चांस होता है आपके पास? नेक्स्ट चांस भी उतना ही है उनको प्रेग्नेंट होने का। ऐसा नहीं है कि हर साइकिल से उनकी है ना प्रेगनेंसी चांस कम होता जाएगा। आईवीएफ में ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बोला था, इसमें हमें रीइवैल्यूएट करना पड़ता है। रीइवैल्यूएट मतलब हमें एग्स की क्वालिटी, स्पर्म्स की क्वालिटी, प्रोटोकॉल्स हैं, प्लस यूट्राइन कैविटी है जो बच्चेदानी है, वो सब हमको देखनी पड़ती है। कुछ और स्पेशल टेस्ट होते हैं, यदि वो इंडिकेटेड होते हैं तो वो भी करते हैं हम लोग। डॉक्टर नमिता, आईवीएफ अगर असफल होता है, अनसक्सेस होता है, क्या ऑप्शन होना चाहिए, किस तरह के बदलाव लाइफ स्टाइल में करने चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत पीसफुल रहना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है आपको। दूसरा, आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है जिसमें आपका खान पान प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन, लो फैट्स ये सब लीजिए। दूसरा, अगर आपका बीएमआई बहुत हाई है तो आपको एक नॉर्मल बीएमआई मेंटेन करना है 18 to 24 के बीच में। बहुत ज़्यादा पतले हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आईवीएफ के रिजल्ट्स ज़रूर ऑल्टर होते हैं इससे। तीसरा, आपको मेडिटेशन, योगा जो आपकी काम रख सके आपको। आप जितना स्ट्रेसफुल रहेंगे आपकी एग क्वालिटी उतना ही बुरा बनेगा, प्लस आपका इम्प्लांटेशन का चांस उतना ही कम होता जाएगा। तो आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है विद अ पॉजिटिव मेंटल स्टेटस। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिएगा हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे थे उन दंपतियों की जो कि संतान उत्पत्ति को लेकर खास परेशान है। उस खास समस्या के लिए समाधान के लिए हमारे पास दो खास मेहमान हैं। हम बात कर रहे थे, डॉक्टर नामिता आपके पास आऊंगा, क्या है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक बहुत ही अच्छी पद्धति आई है आईवीएफ सेक्टर में, क्योंकि आज की डेट के अंदर कई महिलाएं हैं जिनकी लेट मैरिज हो रही है, या फिर वो कोई भी कारणवश, चाहे वो सोशल हो, अपना प्रोफेशनल वर्क हो, वो बच्चा लेट कर रही हैं। तो 35-36 के बाद हर महिला की अंडे बनने की क्षमता कम होती है, उसकी क्वालिटी कम होती है, तो वो अपने अंडों को प्रिजर्व करवा सकती हैं आईवीएफ सेंटर पे। एक तो इन कंडीशंस के अंदर हम लोग फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एडवाइस करते हैं। दूसरा ये है कि यदि किसी महिला को कैंसर है यंग एज में और उनके कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी से अंडे नष्ट हो जाएंगे, तो कीमो और रेडियोथेरेपी से पहले हम उनके अंडे प्रिजर्व करके रख लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में देखिए कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद सर्वाइवल रेट 80% से ज़्यादा है। तो वो आगे चल के क्योर हो जाते हैं, कैंसर फ्री हो जाते हैं, तो उनको पूरा हक है कि वो खुद माँ बन सकें, और इसलिए उनके हम अंडे प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन भी आईवीएफ की तरह ही होता है। इसके अंदर वैसे ही अंडे बनने के इंजेक्शंस देते हैं, और यदि वो मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड के स्पर्म से अंडों को मिला के भ्रूण को प्रिजर्व कर लेते हैं, या फिर वो अनमैरिड हैं तो फिर हम अंडों को प्रिजर्व कर लेते हैं। तो इसको हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं। डॉक्टर सपना, आपके पास आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर पहला बच्चा आईवीएफ से हुआ है तो क्या सेकंड चांस या सेकंड बच्चा भी आईवीएफ से सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, अगर पहली बार आईवीएफ का ट्रीटमेंट लिया है, उन केसेस में जिसमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी थी,
कोई कारण पता नहीं चला पर आईवीएफ से बच्चा कंसीव कर गए, उन पेशेंट्स में कई बार पहले आईवीएफ के बाद स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है। सेकेंड, अगर पहला कोई आईवीएफ का एब्सोल्यूट इंडिकेशन है तो आप सेकेंड बच्चे को आईवीएफ की प्रक्रिया से ज़रूर ले सकते हैं। पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हमारा पहला बच्चा आईवीएफ से हुआ है तो दूसरा होगा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर नमिता, आईवीएफ में जुड़वा बच्चे होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, चांस तो होते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें हम लोग 2 भ्रूण डालते हैं। तो 2 भ्रूण डालने से यदि वो एम्ब्रियो यदि दोनों ही भ्रूण चिपक गए तो जुड़वा बच्चे होने के चांसेस रहते हैं। बट ये नॉर्मल के कंपैरिजन में देखें तो थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैम, आईवीएफ की हम बात कर रहे थे। आईवीएफ डिलीवरी को लेकर आम दंपत्ति में एक भ्रांति है कि सिजेरियन ही डिलीवरी होती है या सिजेरियन डिलीवरी होने के ज़्यादा चांस है, कितनी सच्चाई है? देखिए, आईवीएफ का प्रक्रिया आप किस उम्र में लेते हैं, उसके साथ कोई एसोसिएटेड आपके मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक यंग एज में आईवीएफ लेते हैं तो आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आईवीएफ आप 35 प्लस एज में ले रहे हैं तो उसके साथ जो प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, मान लो बीपी है, शुगर है या कोई और कारण है, तो उन पेशेंट्स में हम प्रेफर करते हैं कि सिजेरियन कर दे बच्चे और मदर की सेफ्टी के लिए। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। दूसरा, जो ग्रोथ ऑफ द बेबी है, जो एक भांति रहती है कि ये बच्चे एबनॉर्मल होंगे या कैसे होंगे, एक बार इम्प्लांट होने के बाद ये बिल्कुल जैसे एक नेचुरल प्रेगनेंसी ग्रो करेगी वैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसी ग्रो करेगी। डॉक्टर नामिता, आज की इस लाइफ स्टाइल में, या जैसा आप बता रहे हैं कि महिलाओं की वर्किंग स्टाइल के चक्कर में दंपत्ति बच्चे को लेकर काफ़ी परेशान है, क्या संदेश आप उन दंपत्ति को देना चाहेंगे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? देखिए, मैं 2 ही संदेश देना चाहूँगी। पहले तो ये है कि हर महिला को अपनी रिप्रोडक्टिव टाइमलाइन या जिसे अपन कहते हैं प्रजनन क्षमता, उसका जो टाइमलाइन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हर महिला का 25 साल से 35 वर्ष के बीच में मैक्सिमम चांस है प्रेग्नेंट होने का, तो इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो नहीं दे पा रहे हैं इसको, कोई भी वजह हो, तो अपने एम्ब्रियोज या अपने एग्स को प्रिजर्व कराएं, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझें कि आईवीएफ लास्ट इलाज नहीं है। आज के समय में आईवीएफ को हम लोग क्या बोलने लग गए हैं, न्यू नॉर्मल इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आईवीएफ बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल है, और यदि ये कोई दंपति के केस में इंडिकेटेड है तो तुरंत प्रभाव से उनको ये आईवीएफ द्वारा अपने घर में खुशी की किलकारी वो गूंज सकती है। डॉक्टर सपना बसंदानी, इस लाइफस्टाइल में बड़ी समस्या है निसंतान दंपतियों की। दूसरा, लाइफस्टाइल के साथ साथ आईवीएफ को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं, कैसे वो भ्रांतियां दूर हो, क्या संदेश आप आमजन को देंगे? देखिए, कई बार पेशेंट्स को शुरू में ही डॉक्टर्स बता देते हैं कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत है, पर पेशेंट के दिमाग में एक बात रहती है कि हमारा नेचुरल हो जाए कंसेप्शन, तो वो इस चक्कर में अपना बहुत ज़्यादा टाइम किल करते हैं, तो उससे आपका जो पोटेंशियल ऑफ कंसेप्शन है वो और कम होता जाता है, आपकी एज बढ़ती जाती है। वो दर दर डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। कई बार पेशेंट को दूसरे प्रोसीजर्स दिए जाते हैं, जैसे IUI दिए जाते हैं, उसमें आप ये करते हैं कि हस्बैंड का सीमेन वॉश करके फीमेल्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उससे भी प्रेगनेंसी होने की चांस है। पर अगर 3 या 4 IUI फेलियर्स हो चुके हैं तो आपको IVF की तरफ मूव करना चाहिए। दूसरा, आप किसी फर्टिलिटी डॉक्टर से जाके मिलें, एक अच्छा सेंटर, एक अच्छा फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और एक अच्छा एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ये 3 प्री रिक्विजिट्स हैं एक अच्छे सेंटर की। तो कभी भी पेशेंट चाहे तो एक सेकेंड ओपिनियन के लिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल सकता है। डॉक्टर सपना बसंदानी, आप इसे बात करना चाहूँगा कि क्या ऐसे बेसिक टेस्ट है जिससे दंपत्ति की प्रजनन क्षमता का पता लगाया जा सके, या क्या कितनी क्षमता है उनकी? देखिए, अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके 3 बेसिक टेस्ट होते हैं। पहला, उनका एक सोनोग्राफी किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि उनके बच्चेदानी और अंडाशय में कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड, हम उनकी ट्यूब की टेस्ट करते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि ट्यूब्स पेटेंट हैं या ब्लॉक हैं। तीसरा, उनकी क्षमता और पोटेंशियल की अंडाशय में कितना पोटेंशियल है, उसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम सीरम AMH कहते हैं।
मेल्स के लिए हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, उनका कल्चर करते हैं कि उनमें काउंट, मोटिलिटी, उनमें कोई एबनॉर्मल स्पर्म्स तो नहीं है, वो देखने के लिए मेल्स का सीमेन एनालिसिस किया जाता है। मैम, लोगों को ये भ्रांति है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा होता है, क्या सच्चाई है, हकीकत आप बताएंगे? देखिए, ये आज से कई साल पहले ऐसे होता था जब अपने हिंदुस्तान में इंजेक्शन्स नहीं बनते थे जो अंडे बनने के थे, प्लस मीडिया जिसमें हम लोग भ्रूण बनाते थे तो वो विदेश से मंगाए जाते थे। तब ज़रूर थोड़े महंगे था ये इलाज, बट अब ये इलाज बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये टोटल भ्रांति है, ये इन रीच है कॉमन मैन के, और ये इस डर से कि ये महंगा है पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ भ्रांति है। ये बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं इसके, और इसमें आराम से इनके कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अब सब मीडिया है, अपने अंडे बनने के इंजेक्शन है, सब अपने देश में ही बन रहे हैं, इंडिया में, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैम, आईवीएफ को लेके या जब बच्चे नहीं होते तो एक भ्रांति आज भी है कि मोस्ट ऑफ जो फीमेल्स है उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, या अगर जांच करवाने की भी बारी आती है तो पहले महिला को आगे किया जाता है कि महिला की जांच करवाई जाए, पुरुष की नहीं। एक्चुअल स्थिति क्या है? देखिए, ये भ्रांति तो आज भी है कि फीमेल्स ही जिम्मेदार है इनफर्टिलिटी के लिए, पर आज जो सिनेरियो है उसमें 50% मेल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और 20% तो मेल्स ही कारण है इनफर्टिलिटी के। तो ये हमें मैसेज देना पड़ता है कि आदमी की जांच उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। पर जो जैसे आप कोई फीमेल आती है, वो अपने इन लॉज के साथ आएगी, बहू अपनी सास के साथ आएगी, तो यही कहा जाता है पहले तो आप इसका इलाज कर लीजिए फिर हम उसकी जांच करा लेंगे। आप ये समझिए, अगर मेल फैक्टर है तो बहू का इलाज कराने से फ़ायदा तो होगा नहीं कुछ। तो अब ये प्रोटोकॉल है कि अगर एक दंपत्ति इलाज के लिए आता है तो हाथों हाथ मेल और फीमेल दोनों की टेस्ट किए जाते हैं और अकॉर्डिंगली दोनों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन कहीं है तो दोनों बराबर से जिम्मेदार है? बिल्कुल। मैम, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे कि आईवीएफ को लेकर लोगों के दिमाग में ये है कि क्या लड़का या लड़की अपनी इच्छा अनुसार पैदा किया जा सकता है? जी नहीं, ये बिल्कुल भ्रांति है, और मैं इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा लेके और ये जनता को बताना चाहूँगी कि लड़का लड़की होने का उतना ही चांस है आईवीएफ से जितना कि स्वाभाविक रूप से। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हाँ, हम लड़की चाहें तो लड़की हो और लड़का हो तो लड़का ही हो, तो इसलिए ये टोटल भ्रांति है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज हमने चर्चा की उन दंपतियों के लिए जो कि संतान की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस खास समस्या के समाधान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर नमिता जी, डॉक्टर सपना जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले प्रोग्राम में फिर हम किसी खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।